जादुई मेकअप। कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक सांची नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि बचपन से सारे कॉन्टेस्ट जीतती थी और कॉलेज के सभी बच्चे उसकी तारीफ करते थे। उसके दोस्त उससे हमेशा सुंदर दिखने का तरीका पूछते थे। एक दिन सांची अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं शहर में हो रहे एक बड़े फैशन शो में भाग लेना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जरूर जीतूंगी। हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि तुम भी इस बड़े फैशन शो में भाग लेकर जीत जाओ। तो बताओ कब जाना है? तुम्हारी जाने की तैयारी करवा दूंगी। माँ, कॉन्टेस्ट तो परसों है, पर मैं कल निकल जाऊंगी। मुझे रास्ते में कुछ मेकअप का सामान भी खरीदना है। एक दिन बाद सांची अपने पिता के साथ सारा सामान गाड़ी में रखवा कर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर उन्हें अलविदा कहती है। बाय माँ, फैशन शो जीत कर ही आऊंगी। सांची की माँ ये सुनकर उसे बाय कहती है और गांव के सभी लोग उसे बाय कहते हैं। सांची को शहर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी कि उतनी ही देर में उसकी गाड़ी काले घने जंगल में जाकर खराब हो गई और सांची के पिता गाड़ी से निकलकर इंजन खोलकर देखने लगे। तभी सांची कहती है, पिताजी, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, लगता है इंजन में कुछ हो गया है। मैं अभी मैकेनिक को बुलाता हूँ। सांची के पिता अपने फोन से मैकेनिक को कॉल करते हैं, पर नेटवर्क नहीं मिलता। नेटवर्क ढूंढते ढूंढते सांची के पिता काफी दूर निकल जाते हैं। तभी सांची गाड़ी में इंतजार करते करते बोर हो जाती है और अपने पिताजी को ढूंढने निकलती है। अरे, पिताजी कहाँ गए? अभी तो यही थे। काफी देर हो गई। मैं जाकर देखती हूँ। सांची अपने पिताजी को ढूंढने जब जंगल की ओर जाती है तो उसे दूर कहीं एक गुफा से आवाज आती है। सांची आवाज का पीछा करते करते गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर एक भूतिया जादूगरनी अपना मेकअप लगाकर तैयार हो रही होती है और तुरंत मेकअप करते ही रोशनी से पूरी गुफा भर जाती है। जैसे ही रोशनी खत्म होती है, भूतिया जादूगरनी खूबसूरत हो जाती है। वो बिल्कुल जवान और सुंदर लड़की बन जाती है। अरे वाह, मैं तो मेरे जादुई मेकअप से बिल्कुल जवान और खूबसूरत हो गई हूँ। अब मेरे लिए किसी को भी जाल में फंसाना आसान होगा। शिकार खुद मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें खा जाऊंगी। इतना कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। तभी सांची को लालच होता है और वो उस जादुई मेकअप किट को चुराकर इस्तेमाल करने का सोचती है। अरे वाह, लगता है अब तो मेरी सुंदरता से कोई बच ही नहीं पाएगा। लगता है अब फैशन कॉन्टेस्ट में जीतना पक्का है। सांची जल्दी से मेकअप किट चुराकर जंगल से बाहर लौटती है। तभी उसके पिता गाड़ी के पास खड़े सांची का इंतजार कर रहे होते हैं। सांची उन्हें देखकर पूछती है, अरे पिताजी, क्या अभी तक मैकेनिक नहीं मिला? आ गया था बेटा, और गाड़ी अब ठीक हो गई है। अब जल्दी चलते हैं। यूं इस तरह रात में जंगल में ठहरना ठीक नहीं है। सांची और उसके पिता तुरंत गाड़ी में बैठकर जंगल से निकल जाते हैं और अगली सुबह कॉन्टेस्ट की जगह पहुंच जाते हैं। कॉन्टेस्ट में पहुंचने के बाद पहले राउंड की बारी आती है। तभी सांची मेकअप लगाकर रैंप पर उतरती है और उसके उतरने पर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है।
सांची एकदम भूतिया और खतरनाक दिख रही थी। सभी वहां से उठकर भाग जाते हैं और सांची सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हुआ। सांची को नहीं पता था कि जो मेकअप वो इस्तेमाल कर रही थी वो भूतिया है। उसे इस हालत में देख उसके पिताजी एक चर्च के फादर को बुला लेते हैं। चर्च के फादर आकर उसे बाइबल से प्रार्थना सुनाते हैं और एक लॉकेट सांची के गले में पहना देते हैं। लॉकेट पहनकर सांची बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और चर्च के फादर सांची के पिता से कहते हैं, आपकी बेटी ने एक बहुत शक्तिशाली भूतिया जादूगरनी का मेकअप किट चुराया था। जो जादुई मेकअप नहीं, भूतिया मेकअप किट था। इस किट को जो साधारण व्यक्ति इस्तेमाल करेगा वह भूतिया बन जाएगा। यह सब जादूगरनी की चाल थी और सांची लालच में आकर इस चाल में फंस गई। ये कह के फादर मेकअप किट तोड़ देते हैं और सांची ठीक हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वादा करती है कि वो कभी लालच नहीं करेगी। अंत में सांची दोबारा से तैयार होकर आती है और फिर वो फैशन कॉन्टेस्ट जीत जाती है। पंजाब राज्य में फतेहपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम प्रीत कौर था। प्रीत कौर के 3 बेटे थे। उसमें से 2 की शादी हो चुकी थी और एक की शादी होना बाकी थी। प्रीत कौर काफी नकचड़ी और नखरेलू थी। उसे बहुओं को सताने में बहुत मजा आता था। प्रीत कौर अपने पति और बेटों से बहुओं को खाने के लिए हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी या फिर खाने में खुद नमक मिर्च मिला दिया करती, जिससे उनकी बहुओं को डांट पड़े। एक दिन, अरे बहू, कितना समय लगेगा? खाना बना रही हो, क्या कर रही हो? लगता है दोनों हमें भूखा ही मार देंगी। रुकिए माँ जी, ला रही हूँ। दोनों बहुएं खाना परोसती हैं। सभी खाना चखते हैं और जैसे ही प्रीत कौर का पति हीरालाल खाने की तारीफ करने लगता है तो प्रीत कौर उसकी बात बीच में काटकर बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगती है। क्या खाना, ये थू, सारा मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। छी! ना जाने माँ ने क्या सिखाया है, हमें मारने के लिए इतना नमक देती हो क्या? पर माँ जी, आज तो मैंने सब्जी चखी है, इतना नमक तो नहीं था। पता नहीं कैसे। अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या गलत है और क्या सही? हाँ? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, फिर से ये गलती नहीं होगी। कुछ दिनों बाद प्रीत कौर ने अपने सबसे छोटे बेटे बलदेव की शादी रानी से करा दी। शादी के बाद जब रानी रसोई का काम संभालने गई तब प्रीत कौर उससे बोली, अरे रानी बिटिया, आज तुम खाना बनाओगी। सुना है तुम अपने गांव में इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, ये सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। बेटी, जरा हमें भी चखा दो अपने हाथ का खाना। जरूर माँ जी, आप बैठिए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। रानी रसोई में जैसे ही जाती है उसे वहाँ छोटी और बड़ी बहू मिलती हैं। रानी उनसे कहती है, अरे मैं तो खामखा डर रही थी कि ससुराल में सासू माँ कैसी मिलेंगी। भगवान की दया से इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। हाँ, बड़ी अच्छी सासू माँ मिली है। जरा खाना तो चखाओ, फिर पता चलेगा कैसी सासू माँ है। दोनों बहू रानी को अकेला छोड़ देती हैं और वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद रानी जब खाना परोसती है तब सभी उसके खाने की तारीफ करने लगते हैं और जैसे ही प्रीत कौर सभी की ओर देखती है तब सभी मजबूरन रानी को खाना बनाने के लिए खरी खोटी सुनाते हैं। सुन लिया रानी, तुमने बहुत ही घटिया खाना बनाती हो, पहले खाना बनाना तो सीख जाओ। रानी काफी उदास हो जाती है। वो घर के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। उतनी ही देर में उसके सामने अन्नपूर्णा माँ प्रकट हो जाती हैं। बेटी, आंखें खोलो।
मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या दुख है? अन्नपूर्णा माँ। रानी अन्नपूर्णा माँ को सब बताती है और उसकी दुविधा सुन अन्नपूर्णा माँ अपना हाथ हवा में घुमाती है और तुरंत एक सोने का चमचमाता हुआ सिलेंडर प्रकट हो जाता है। ये लो बेटी, जादुई सिलेंडर। तुम जब इस पे खाना बनाओगी तो इतना स्वादिष्ट बनेगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कोई चाहकर भी तुम्हारे खाने के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह पाएगा। पर हाँ, स्वच्छ और अच्छे मन से खाना बनाने पर ही यह सिलेंडर काम करेगा और यदि कोई इसका इस्तेमाल नीचा दिखाने के लिए करेगा तो उसका खाना स्वादहीन और बेकार बनेगा। रानी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और अन्नपूर्णा माँ को धन्यवाद कहती है। फिर रानी उस सिलेंडर पे खाना बनाकर सबको खिलाती है। पर इस बार सबने रानी की तारीफ जमकर की। जैसे ही प्रीत कौर ने खाने के बारे में गलत बोला, वैसे ही सब प्रीत कौर को डांटने लगे और कहने लगे कि खाना काफी अच्छा है। प्रीत कौर सबके बदले बर्ताव को देखकर दंग रह गई और चोरी से रानी पे नजर रखने लगी। तब उसने देखा कि रानी सोने के जादुई सिलेंडर पे खाना बना रही थी। सुनो रानी, खाना आज मैं बनाऊंगी। रानी प्रीत कौर से बोली। ठीक है माँ जी। और फिर वहां से चली गई। फिर प्रीत कौर ने खाना बनाकर सबको परोसा। प्रीत कौर का खाना सबने चख कर फेंक दिया और फिर प्रीत कौर का पति हीरा लाल प्रीत कौर से चिल्लाकर बोला, ये कैसा खाना बनाया है? अगली बार जो तुमने खाना बनाया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बेस्वाद और बेकार खाना। बहुओं को डांटा करती थी और खुद को ही खाना बनाना नहीं आता। माँ जी, वो सोने का सिलेंडर सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनका मन साफ और निर्मल होता है। दूर एक छोटे से गांव में जग्गू नाम का धोबी रहता था, जिसकी एक बेटी थी रवीना। जग्गू बहुत ही गरीब था। वो लोगों के कपड़े धोकर और उनके कपड़े इस्त्री करके पैसे कमाया करता था। जग्गू के पड़ोस में गांव का सबसे अमीर व्यक्ति रहता था, कन्हैया, जिसका एक बेटा था। उसका नाम था सूरज। कन्हैया गैस सिलेंडर का बिजनेस करता था और कुछ गैस सिलेंडर छुपाकर चोरी से ब्लैक में बेचता था। एक दिन रवीना ने अपने पिता जग्गू से कहा, पिताजी सुनिए, दिवाली आ रही है, मुझे पटाखे दिला दीजिए ना। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे पटाखे हैं, सिर्फ मैंने ही नहीं खरीदे। बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। शाम को जब प्रेस के कपड़े वापस लौटाने जाएंगे तब जो पैसे मिलेंगे उनसे शाम को पटाखे दिला दूंगा। जब शाम को जग्गू अपनी बेटी रवीना के पास पटाखे लेने जाता है और दामों का पता लगाता है तो दुकानदारों से दाम कुछ ज्यादा ही बताते हैं। तभी उसी के पास की दुकान पर कन्हैया अपने बेटे सूरज के साथ पटाखे खरीदने जाता है। जग्गू के पास इतने पैसे नहीं होते हैं तो वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी, अभी दिवाली आने में 2 दिन बाकी है ना, मैं तुम्हें तब पटाखे दिला दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन में पटाखों का दाम भी गिर जाएगा। नहीं पिताजी, ले दीजिए ना, मेरे सारे दोस्तों ने ले लिए हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें पटाखे क्यों नहीं दिला रहे हैं। अपने आप को होशियार समझता है। दिवाली से 2 दिन पहले पटाखों को सस्ते में खरीदने के विचार में। क्यों जग्गू, दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे आकर ले लेना, और भी सस्ते में मिलेंगे। अरे कन्हैया जी, अब हम गरीबों का दुखड़ा अब किसे सुनाएं? आपको क्या पता हमें हमारे बच्चों की इच्छा पूरी न करने पर कितना खराब महसूस होता है। ऐसी बात ना करें, ये सब आपको शोभा नहीं देता। क्यों रे, ज्यादा आवाज उठने लगी है? ज्यादा जबान लड़ाता है। सिलेंडर लिया है ना, उसके पैसे भरो, वरना अगली बार से सिलेंडर बंद। सिलेंडर के बदले आपके 6 महीने से कपड़े धो रहा हूँ और इस्त्री करके दे रहा हूँ, और यही तो बात हुई थी हमारे बीच। मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है, यह भी ले लो। इसके बाद से मैं तुमसे कभी सिलेंडर नहीं लूंगा।
जा देखता हूँ मेरे सिवा तेरे को इस गांव में कौन सिलेंडर देता है। अब चूल्हे चौके पर खाना बनाना। और हाँ, 100 रुपए में हिसाब बराबर नहीं हुआ है, अभी भी 600 रुपए बाकी है। जाओ, इस पर तुम्हारे लिए दिवाली नहीं है, जाओ जाओ। कन्हैया उनका अपमान करता है और सूरज और कन्हैया दोनों मिलकर जग्गू और रवीना पर हंसते हैं। रवीना और जग्गू वहाँ से उदास होकर मुंह लटकाए चले जाते हैं। एक दिन जब रवीना अकेले जंगल में से लकड़ियाँ काटकर ला रही थी, तभी रास्ते में एक बुढ़िया प्रकट हुई। अरे बेटी, इतने घने जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए। मैं अपने पिताजी के लिए लकड़ियाँ लेने आई हूँ, जिससे वो आज रात का खाना बना पाएंगे। बेटी बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बहुत ही उदास लग रही हो। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगी। रवीना बुढ़िया को पटाखे की सारी कहानी बताती है और रोने लगती है। तभी अचानक से उजाला होता है और वो बुढ़िया स्वयं लक्ष्मी का रूप ले लेती है। त्योहार पर मुझे सब याद करते हैं, सब चाहते हैं मैं सबके घर जाऊं, पर इंसानियत का किसी को भी ध्यान नहीं। पर तुम्हारा साफ मन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें इतने पटाखे दूंगी कि सारा गांव देखता ही रह जाएगा और वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। और आज से तुम्हारे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। मैं आशीर्वाद देती हूँ। लक्ष्मी जी आंख बंद करके अपने हाथ हिलाती हैं और जादुई पटाखे वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बेटी, ये लो जादुई पटाखे, ये कभी खत्म नहीं होंगे और ये रॉकेट पकड़ के तुम हवा में उड़ सकती हो। पर हाँ, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत इस्तेमाल मत करना। रवीना वहाँ से सारे पटाखे इकट्ठे कर लेती है और अपने पिताजी को दिखाती है। शाम को दिवाली के समय जब सब पटाखे जला रहे होते हैं, तो कन्हैया भी अपने बेटे सूरज के साथ पटाखे जला रहा होता है। कुछ देर बाद सूरज के पटाखे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, पर रवीना के अभी भी चल रहे होते हैं। ये सब देख कन्हैया बोलता है, अरे ये क्या है? ये लोग कब से पटाखे जला रहे हैं? हाँ पिताजी, मैंने देखा कि इनके घर पे 2 झोली भर के पटाखे रखे हैं और पटाखे खत्म ही नहीं हो रहे। कन्हैया सीधा जग्गू के पास जाता है और कहता है, क्यों जग्गू, झूठ बोलते शर्म नहीं आई तेरे को? मुझे देने वाले पैसे से तुम अपनी बेटी के लिए खूब सारे पटाखे खरीद रहे हो। अब एक काम करो, जो पैसे मेरे को देने थे ना, उसके बदले ये सारे पटाखे दे दो। कन्हैया रवीना के सारे पटाखे उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रवीना उन्हें रोकर कहती है, नहीं कन्हैया जी, हमने आपसे झूठ नहीं कहा। ये पटाखे जादुई हैं। ये मुझे लक्ष्मी जी ने दिए हैं, इसीलिए खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और रॉकेट को मत छूना, रॉकेट को छूने से रॉकेट आपको हवा में ले उड़ेगा। कन्हैया रवीना और जग्गू की बातों को अनदेखा कर पटाखे ले अपने बेटे सूरज के पास जाता है। जैसे ही सूरज उन पटाखों को जलाने की कोशिश करता है, पटाखे अपने आप हवा में जलकर सीधा कन्हैया के सिलेंडर के गोदाम में जाते हैं और उसके सारे सिलेंडर के गोदामों में विस्फोट होने लगता है और उसका घर भी जल जाता है। ये सब देखकर कन्हैया पटाखों को बचाने के लिए रॉकेट को हाथ में लेकर वहाँ से भागता है, तो रॉकेट उसे हवा में उड़ा ले जाता है और कन्हैया उस पर लटकते हुए अपनी जान बचाने एक तालाब में कूद जाता है। ये सब देखकर गांव वाले हंसने लगते हैं और कन्हैया उन सब के सामने एक हंसी का पात्र बन जाता है।